हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर नंबर 7 ऑफ इनइक्वालिटी टॉपिक। ठीक है, तो क्या क्या हम लोग कवर कर चुके हैं एक बार रिकैप कर लेते हैं। हम लोग इनइक्वालिटी के बेसिक्स हम लोगों ने कवर कर लिए थे फ्रॉम लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2। उसके बाद थर्ड लेक्चर में हम लोगों ने देखा था हाउ टू सॉल्व एन पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी, और वो भी किस टाइप की इनइक्वालिटी, सिंपल पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स किए, काफ़ी सारी प्रैक्टिस की है, मतलब मैंने अपनी तरफ से काफ़ी आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। अब उसके अलावा अब ऐसा तो नहीं है कि मैं 1000 क्वेश्चन करवा सकता हूँ आपको यहाँ ऑनलाइन लेक्चर्स में। तो जितने पॉसिबल हो सकते थे, जितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हो सकते थे, वो मैंने सॉल्व करवाए हैं आपको। अब इसके अलावा आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं मॉडुलस फंक्शन। जो मॉडुलस फंक्शन होता है और जो मॉडुलस इनइक्वालिटी होती है उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मॉडुलस इनइक्वालिटी की बात तो तब आएगी जब उससे पहले हमें मॉडुलस फंक्शन के बारे में पता होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फंक्शन बोलो या फिर आप मॉडुलस फंक्शन भी बोल सकते हो। और क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग? मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूरे आईआईटी जेईई मैथमेटिक्स के लिए। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फंक्शन बोलो या मॉडुलस फंक्शन बोलो। ठीक है, तो देखो, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी रियल नंबर x इज रिप्रेजेंटेड बाय मॉड x एंड इट इज डिफाइंड एज दिस। तो सबसे पहले देखो, कोई भी रियल नंबर x है, कोई भी रियल नंबर x है, उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे मॉड लगा के, ये ऐसे, इसको बोलते हैं मॉड। ठीक है, तो अगर मुझे बोला गया कि x की एब्सोल्यूट वैल्यू बताओ या x की मॉडुलस वैल्यू बताओ, तो मैं x पे क्या लगा दूंगा? मॉड लगा दूंगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो मैंने बोला कि एक एक्सप्रेशन है x-2। ठीक है, इसका मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू बताओ या इसके मॉडुलस की वैल्यू बताओ, तो मैं क्या करूँगा? इस पे मॉड लगा दूंगा सिंपली। आई होप क्लियर होगी। ठीक है, ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन। क्या बात समझ में आ रही है? तो कोई भी अगर रियल वैल्यू आपको x दी है तो उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? मॉड लगा के। एंड इट इज डिफाइंड एज, इसको डिफाइन कैसे किया गया है? ये देखो, ये मॉड x है। ठीक है, ये मॉड x लिखा हुआ है। अब मॉडेक्स, ये जो मॉड होता है इसको हम लोग किस तरीके से रिमूव करते हैं? तो देखो यार, मॉड का सबसे पहले तो आप फंक्शन जान लो। जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फंक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं, जो मॉडुलस फंक्शन की बात कर रहे हैं, इसका वर्किंग फंक्शन आप जान लो पहले तो। इसका जो काम होता है वो होता है किसी भी रियल वैल्यू की एब्सोल्यूट वैल्यू देना। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू देना। ठीक है, जैसे मान लो मैंने बोला कोई नंबर 5 है, उसके मॉडुलस की वैल्यू बताओ, तो मॉड 5 पूछा गया। तो यार देखो, अब जो इसके अंदर नंबर लिखा हुआ है ना, मॉड के अंदर जो रियल नंबर लिखा है 5, वो ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो अब ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो मॉड लगाने का कोई फायदा नहीं है, आप मॉड हटा सकते हो, इसकी वैल्यू 5 ही आ जाएगी। बट अगर मैंने बोला -5 के मॉड की वैल्यू बताओ, -5 के मॉड की वैल्यू बताओ, तो अब जो मॉड के अंदर, अब जो मॉडुलस फंक्शन के अंदर रियल नंबर लिखा है वो एक नेगेटिव नंबर है। और अब ये क्या करेगा बच्चों? ये इस नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बना देगा। कैसे बनाएगा? वही हम यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर मॉड के अंदर लिखा हुआ नंबर पॉजिटिव है तो आप ऐसे ही मॉड हटा दोगे, बिकॉज 5 पॉजिटिव था तो मॉड ऐसे ही हट गया। बट अगर मॉड के अंदर लिखा हुआ नेगेटिव नंबर है, अगर मॉड के अंदर लिखा हुआ नंबर नेगेटिव है, तो ये मॉडुलस फंक्शन उसको पॉजिटिव बना देगा। यही इसका काम होता है। अब वो बनाएगा कैसे? ये तो नेगेटिव है, तो जब आप मॉड हटाओगे ना, तो आप एक माइनस साइन खुद से लगा दोगे इस तरीके से। -5 था, मॉड हटाया, बिकॉज नेगेटिव नंबर था मॉड के अंदर, तो जब मॉड हटाएंगे तो एक माइनस अपनी तरफ से लगा देंगे, ये माइनस माइनस +5 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो देखो यहाँ पे, ये मॉड एक्स आपका फंक्शन है, इसको किस तरीके से डिफाइन किया गया? अगर मॉड के अंदर लिखी हुई क्वांटिटी, अगर मॉड के अंदर लिखी हुई क्वांटिटी जो कि यहाँ पे हमने x ले रखी है, अगर वो पॉजिटिव है, ये देखो, ये इफ x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, तो मॉड ऐसे ही हटा दिया, ये देखो ये x आ गया। क्या बात समझ में आ रही है? और अगर मॉड के अंदर लिखी हुई क्वांटिटी निगेटिव है, ये ऊपर वाला देखो, x लेस देन 0, अगर मॉड के अंदर लिखी हुई क्वांटिटी निगेटिव है, तो जब आप मॉड हटाओगे तो एक माइनस लगाओगे अपने तरफ से। क्या ये बात समझ में आ रही है? आई होप क्लियर होगा।
और बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। चीज़ें जितनी सिंपल रहेंगी उतना आपको अच्छे से समझ में आएंगी। तो मॉड का काम क्या होता है बेटा? मॉड का काम होता है एब्सोल्यूट वैल्यू देना। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब पॉजिटिव वैल्यू हमेशा देना। तो अगर मॉड के अंदर लिखी हुई क्वांटिटी पहले से ही पॉजिटिव है तो मॉड लगाने का कोई फायदा नहीं है, आप मॉड हटा सकते हो, ऐसे ही मॉड हटा देंगे। बट अगर मॉडुलस फंक्शन के अंदर लिखी हुई क्वांटिटी नेगेटिव है तो जब आप मॉड हटाओगे ना तो अब उसको तो वो मॉडुलस फंक्शन क्या करेगा? वो तो उसको पॉजिटिव बनाएगा। अब पॉजिटिव बनाएगा कैसे? उसके अंदर लिखी हुई क्वांटिटी नेगेटिव है, तो जब आप मॉड हटाओगे तो एक माइनस साइन आपको अलग से लगाना पड़ेगा, तो वो माइनस साइन उस नेगेटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव कर देगा। तो यही लिखा हुआ है, इफ x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू जीरो, यानी x पॉजिटिव है तो मॉड ऐसे ही हट गया, और अगर x लेस देन जीरो नेगेटिव है तो जब आप मॉड हटाओगे तो एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फंक्शन होता है, जो मॉडुलस फंक्शन होता है, ठीक है ना, किसी भी वैल्यू का, किसी भी रियल नंबर x का, किसी भी रियल नंबर x का जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो हमेशा होती है ग्रेटर एंड इक्वल टू जीरो, यानी या तो जीरो होगी या पॉजिटिव होगी। जीरो कब होगी? जीरो तभी होगी, सिर्फ एक केस में जीरो होगी, जब मॉड के अंदर लिखी हुई क्वांटिटी ही जीरो हो जाए, यानी अगर x खुद ही जीरो हो जाए तो जीरो का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा? जीरो ही हो जाएगा। अदरवाइज अगर मॉडुलस के अंदर लिखी हुई क्वांटिटी नॉन जीरो है तो फिर मॉड x की वैल्यू हमेशा कैसी होगी बेटा? पॉजिटिव होगी। तो ये सेकंड पॉइंट लिखा है, मॉड x इज ऑलवेज ग्रेटर एंड इक्वल टू जीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। x की सारी रियल वैल्यूज के लिए मॉड की वैल्यू हमेशा क्या होगी? ग्रेटर एंड इक्वल टू जीरो। क्या बात क्लियर है? मॉडुलस फंक्शन का मतलब समझ में आ गया होगा। अब देखो थर्ड पॉइंट क्या है, एनी इक्वेशन और इनइक्वालिटी कैन ओनली बी सॉल्व्ड इफ द एब्सोल्यूट साइन प्रेजेंट इन द इक्वेशन हैज बीन रिमूव्ड। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर किसी इक्वेशन में या किसी इनइक्वालिटी में मॉडुलस साइन प्रेजेंट है, मॉड वाला फंक्शन प्रेजेंट है, तो आप उस इक्वेशन को तभी सॉल्व कर सकते हो या आप उस इनइक्वालिटी को तभी सॉल्व कर सकते हो जब आप पहले उस इक्वेशन से या उस इनइक्वालिटी से मॉडुलस साइन को रिमूव करोगे। अब मॉडुलस साइन को रिमूव कैसे करोगे? यही तो मैंने अभी आपको बताया है कि मॉडुलस साइन को हम लोग हटाते कैसे हैं। अगर मॉड के अंदर लिखी हुई क्वांटिटी पॉजिटिव है तो मॉड ऐसे ही हट जाता है, और अगर मॉड के अंदर लिखी हुई क्वांटिटी निगेटिव है तो जब मॉड हटाते हैं तो एक माइनस साइन अपने तरफ से लगा देते हैं। आई होप क्लियर होगी बात। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं मॉडुलस फंक्शन की, उनको देख लेते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? देखो बच्चों, पहली प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी है ए इज लेस एंड इक्वल टू मॉड ए। ए कोई नंबर है, ए कोई रियल नंबर है, तो मतलब ये बोल रहे हैं कि कोई भी रियल नंबर आप ए ले लो, उसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा वो हमेशा उस नंबर से क्या होगा? ग्रेटर एंड इक्वल टू। क्या ये बात समझ में आ रही है? मतलब कहने का मतलब है, मान लो आपने कोई नंबर 5 लिया, तो जो 5 का मैग्नीट्यूड है, 5 का मैग्नीट्यूड वो बोल रहे हैं हमेशा ग्रेटर एंड इक्वल टू 5 होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? 5 का मैग्नीट्यूड तो 5 ही होगा। अगर मैं मॉड हटा दूं तो ये ऐसी सिचुएशन बनेगी 5 ग्रेटर एंड इक्वल टू 5, विच इज ट्रू, 5 5 के इक्वल तो हो ही सकता है। बट अगर मान लो मैंने ऐसे लिखा, मैंने ऐसे लिखा कि मॉड के अंदर -6 लिखा, ऐसे, ठीक है, ये बोल रहा हूँ मैं। तो अब तुम देखो, -6 पे मैंने मॉड लगाया है, तो -6 का जो मॉड आएगा, जो -6 का मॉड आएगा वो तो बेटा 6 आ जाएगा, और यहाँ पे RHS में क्या लिखा हुआ है? -6। तो क्या 6 -6 के इक्वल है? नहीं है। क्या 6 -6 से बड़ा है? बिल्कुल है। तो यहाँ पे ग्रेटर देन वाली प्रॉपर्टी होल्ड कर गई, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी रियल नंबर जो होता है, कोई भी रियल नंबर की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, कोई भी रियल नंबर की जो मॉडुलस वैल्यू होती है, वो हमेशा उस नंबर से ग्रेटर और इक्वल टू होती है, या तो उसके बराबर होगी या उससे बड़ी होगी। बराबर कब होगी? जब आप जो नंबर ले रहे हो वो पॉजिटिव है तो बराबर होगी, पॉजिटिव या जीरो ले रहे हो तो बराबर होगी। लेकिन अगर आपने नंबर निगेटिव लिया, माने कोई भी नंबर ले लिया, मान लो मैंने -10 ले लिया, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो -10 की जो मॉडुलस वैल्यू होगी ना, वो -10 से या तो ज़्यादा होगी या इक्वल होगी। तो अगर आपने कोई भी नेगेटिव नंबर लिया तो जो उसकी मॉडुलस वैल्यू आएगी, जो एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी, वो तो हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो -10 की एब्सोल्यूट वैल्यू 10 आएगी, तो 10 तो -10 से बड़ा हो गया ना। ये पहली प्रॉपर्टी आपको बता रही है। क्या बात समझ में आ रही है? कि अगर किसी भी रियल नंबर का मॉड लिया जाए तो वो उस नंबर से हमेशा ग्रेटर एंड इक्वल टू रहेगा, ठीक है।
ओके, सेकंड प्रॉपर्टी क्या कह रही है? सेकंड प्रॉपर्टी तो ये है सिंपल कि अगर दो नंबर का प्रोडक्ट लिखा है और उस पर मॉड लगा हुआ है तो आप मॉड को ब्रेक कर सकते हैं, यानी मॉड जो है, जो एब्सोल्यूट फंक्शन है वो ब्रेक हो जाता है प्रोडक्ट पे। अगर दो नंबर का प्रोडक्ट लिखा और उन पे मॉड लगा हुआ है तो आप अलग अलग मॉड लगा सकते हो। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि जैसे दो नंबर है ए और बी, दो नंबर ए और बी है जो डिवीजन में लिखे हुए हैं, ए और बी जो है दो नंबर है वो डिवीजन में लिखे हैं और पूरे पे मॉड लगा हुआ है। ठीक है, ए और बी दो नंबर डिवीजन में लिखे हैं, पूरे पे मॉड लगा है, तो डिवीजन पे भी आप मॉड को ब्रेक कर सकते हैं। ये थर्ड प्रॉपर्टी आपको बता रही है। क्लियर है यहाँ तक बात? ओके, फोर्थ प्रॉपर्टी, अब फोर्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी और फिफ्थ प्रॉपर्टी या जो आगे की ये चार प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट है इनइक्वलिटी चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है? अच्छा, इसको समझो। देखो इन्होंने क्या बोला, ए प्लस बी का मॉड इज लेस देन मॉड ए प्लस मॉड बी। तो इसको आपने पढ़ा होगा, आपके टीचर्स ने आपको 9th-10th में बताया होगा कि कोई भी ट्राइंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट कैसे होता है, कोई भी ट्राइंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट कैसे होता है। मान लो कोई ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है ना, मतलब अगर मैं आपको किसी ट्राइंगल की तीन साइड दे दूं तो मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि वो तीन साइड से ट्राइंगल बनेगा भी या नहीं बनेगा, ये मेरे कहने का मतलब है। तो किसी भी ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करने से पहले आपको एक चीज चेक करनी पड़ती है, क्या? कि दो साइड का सम, कोई भी दो साइड का जो सम होता है वो तीसरे साइड से हमेशा क्या होता है बच्चों? ज्यादा होता है, तभी ट्राइंगल बनेगा आपका। जैसे मान लो मैंने कोई दो साइड ले ली, मैंने ए बी ले ली और बी सी ले ली, मैंने बोला ए बी प्लस बी सी, जो ए बी और बी सी का सम है ना वो तीसरी साइड से क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए, तभी ट्राइंगल बनेगा, अदरवाइज ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रही है? दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से ज़्यादा होता है किसी भी ट्राइंगल में, ये तो पहला पॉइंट हो गया। और यहीं पे दूसरा पॉइंट आप ऐसे बोल सकते हो कि दो साइड का जो डिफरेंस होता है, दो साइड का जो डिफरेंस होता है, अगर मैं कोई भी दो साइड ले लूँ, मैंने ए बी ली और बी सी ली, ए बी और बी सी का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा क्या होगा बच्चा? वो तीसरी साइड के, वो तीसरी साइड के क्या होगा? तीसरी साइड से छोटा होगा। ये दो पॉइंट आप याद कर लो और दिमाग में रख लो। अगर पहले से पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो अभी पता चल गया, आगे से याद रखना। ठीक है, कि अगर कोई भी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट, अगर अगर आपको कोई भी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है या आपको अगर किसी ट्राइंगल की तीन साइड्स दे दी जाए और आपसे पूछा जाए कि बताओ इन तीन साइड्स को लेकर अगर ट्राइंगल बनाया जाए तो क्या ट्राइंगल बनेगा या नहीं बनेगा, तो आपको ये दो प्रॉपर्टी दिमाग में रहनी चाहिए कि कोई भी दो साइड का सम, कोई भी दो साइड हो सकती है, कोई भी दो साइड का सम तीसरी साइड से ज़्यादा होना चाहिए या फिर कोई भी दो साइड का डिफरेंस तीसरी साइड से कम होना चाहिए। ये बात ध्यान रखनी, दो साइड का सम तीसरे से ज़्यादा, दो साइड का डिफरेंस तीसरे से कम, इसी को बोलते हैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना आपको। ठीक है, तो फोर्थ प्रॉपर्टी देखो क्या लिखी हुई है बेटा, a प्लस बी का मॉड लेस देन मॉड ए प्लस मॉड बी। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हो कि मॉड ए प्लस मॉड बी ये होगी मान लो ट्राइंगल की दो साइड, और हमें पता है दो साइड का जो सम होगा वो ग्रेटर देन होगा तीसरी साइड से। और जो फिफ्थ प्रॉपर्टी लिखी है बेटा वो क्या लिखी है, देखो a माइनस बी का मॉड इज ग्रेटर देन मॉड ए माइनस मॉड बी का डिफरेंस, मॉड ए माइनस मॉड बी का डिफरेंस। मॉड ए माइनस मॉड बी पे मॉड लगा हुआ है, वो इसलिए लगा है क्योंकि हो सकता है मैंने मॉड ए माइनस मॉड बी लिखा है, हो सकता है कि मॉड ए मॉड बी से बड़ा हो, ऐसा भी हो सकता है कि मॉड बी मॉड ए से बड़ा हो। दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है ना भाई, मॉड ए मॉड बी से बड़ा हो सकता है। अगर मॉड ए मॉड बी से बड़ा हुआ तब तो ये जो बड़ा, जो ये मॉड बड़ा सा लगा हुआ है उसके अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, तो इस मॉड को लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर बाई चांस ऐसा भी हो सकता है कि मॉड भी बड़ा हो जाए मॉड से, मॉड ए से, तो अगर मॉड भी मॉड ए से बड़ा हो जाएगा तो ये नेगेटिव क्वांटिटी आ जाएगी, तो उसके लिए मॉड लगा रखा है। क्या बात समझ में आ गई है? ठीक है, तो ये दो साइड का डिफरेंस लिखा है, दो साइड का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा तीसरी साइड से क्या होता है बेटा? छोटा होता है। ठीक है, तो ये दो बातें ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राइंगल इनइक्वलिटी के ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। किसी भी ट्राइंगल में दो साइड का सम इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, किसी भी ट्राइंगल में दो साइड का डिफरेंस इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। क्लियर है? उसके बाद सिक्स्थ प्रॉपर्टी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भाई ये इक्वलिटी कब होल्ड करेगी? दो साइड का सम तीसरे साइड के इक्वल कब होगा? दो साइड का सम मॉड ए प्लस मॉड बी इज इक्वल टू ए प्लस बी का मॉड,
या तो ऐसे याद रख सकते हो कि दो साइड का सम तीसरे के इक्वल कब होगा, या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि a प्लस बी पे अगर मॉड लगा है तो आप मॉड को समेशन में मॉड को ब्रेक कब कर सकते हो। तो कंडीशन है जब दोनों नंबर का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, ग्रेटर एंड इक्वल टू जीरो। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ऐसे लिखा है ना a प्लस बी का मॉड लिखा है और आपको मॉड ब्रेक करना है समेशन में, यानी मॉड a प्लस मॉड b लिखना है, तो ये तभी पॉसिबल है इफ एंड ओनली इफ जब दोनों नंबर का प्रोडक्ट ग्रेटर एंड इक्वल टू जीरो है। क्या बात समझ में आ रही है। और अगर मान लो ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है a प्लस बी का मॉड, दो नंबर्स का सम लिखा है और आपको इन्होंने ऐसे लिख दिया, आपने ऐसे लिख दिया मॉड ए माइनस मॉड, मतलब डिफरेंस के फॉर्म में ब्रेक कर दिया, तो ये भी तभी पॉसिबल है जब दोनों नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, लेस एंड इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है आपको। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो मॉड ए प्लस मॉड बी इज इक्वल टू मॉड ए प्लस बी कब होगा बच्चों, व्हेन ए इंटू बी ग्रेटर एंड इक्वल टू जीरो, और ए प्लस बी का मॉड इज इक्वल टू मॉड ए माइनस मॉड बी कब होगा, व्हेन ए बी का प्रोडक्ट जो होगा वो लेस एंड इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये कुछ 6 to 7 प्रॉपर्टीज हैं, ये आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, ओके। चलिए अब बात करते हैं हम लोग कि जो इनइक्वलिटी टॉपिक में मॉडुलस का जो यूज होने वाला है, जिसको हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फंक्शन बोलते हैं, वो किस तरीके से होगा और कितने टाइप का होता है इनइक्वलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, यहाँ देखो मैंने दो कैटेगरी बता रखी, मतलब मैंने ये खुद से मैंने खुद से आपके लिए सिंप्लीफाइड किया है। ठीक है ना, मैंने कैटेगरीज बनाई है, अदरवाइज आपको ये सब शायद किसी बुक में ना देखने को मिले कि इस तरीके से मॉडुलस वाले क्वेश्चन को। वहाँ पे क्या होगा, सीधा सीधा हेडिंग होगा मॉडुलस फंक्शन, आपको सीधे सीधे दो चार एग्जांपल दे देंगे, ऐसे ऐसे सॉल्व करते हैं, डेट्स इट। बट मैंने आपके लिए एकदम सिंपल बना दिया है। ठीक है ना, मैंने क्वेश्चंस को कैटेगराइज कर दिया गया है कि इस तरीके का क्वेश्चन होगा तो इस कैटेगरी में आएगा, इस तरीके का क्वेश्चन होगा इस कैटेगरी में आएगा। तो जो एब्सोल्यूट सिस्टम होता है इनइक्वलिटी टॉपिक में, जो एब्सोल्यूट सिस्टम होता है यानी जो मॉड वाला फंक्शन होता है, उसको मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। दो टाइप के क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे, एक क्वेश्चन सिंपल कैटेगरी में आएगा और एक क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में आएगा। अब जो सिंपल की कैटेगरी में आएगा उसको हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया है वो देख लो। देयर मस्ट बी ओनली वन एब्सोल्यूट साइन, अगर किसी इक्वेशन में या किसी इनइक्वलिटी में सिर्फ और सिर्फ एक एब्सोल्यूट साइन है, यानी एक ही मॉड प्रेजेंट है, तो वो सिंपल की कैटेगरी में आएगा। और एक और कंडीशन साथ में ये है, ऑल वेरिएबल्स मस्ट बी इन द एब्सोल्यूट साइन। तो अगर मैं दोनों कंडीशन को कंबाइन करके आपको एक्सप्लेन करूं, तो सिंपल मॉडुलस सिस्टम हम लोग किसे बोलेंगे, एक तो एक ही मॉड होना चाहिए, और जो वेरिएबल होगा वो सिर्फ और सिर्फ मॉड के अंदर होना चाहिए, मॉड के बाहर नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सिंपल की कैटेगरी में रखेंगे। तो फिर कॉम्प्लेक्स किसे बोलेंगे, तो ऑब्वियस बात है जो सिंपल नहीं होगा वो कॉम्प्लेक्स होगा, यानी कि इन दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन अगर गड़बड़ हो गई तो फिर वो किसकी कैटेगरी में आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स में। अब कंडीशन कैसे गड़बड़ होगी, तो हमने सिंपल में क्या बोला कि देयर मस्ट बी ओनली वन एब्सोल्यूट साइन, यानी एक ही मॉड होना चाहिए। तो अगर एक से ज़्यादा मॉड आ गए तो वो कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में आ गया। फिर मैंने बोला है ऑल वेरिएबल्स मस्ट बी इन द एब्सोल्यूट साइन, यानी सारे के सारे वेरिएबल मॉड के अंदर ही होने चाहिए इन केस ऑफ सिंपल मॉडुलस सिस्टम। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो अगर वेरिएबल मॉड के अंदर भी हुआ और मॉड के बाहर भी आ गया तो फिर वो कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है। बहुत ही नीट एंड क्लीन, और जितना सिंपल हो सकता था मैंने ट्राई किया है आपके लिए ये लेक्चर बनाने में। ठीक है, तो चीज़ों को फॉलो करना है। ठीक है, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, और वैसे बहुत टफ लगता है लोगों को ये चैप्टर, लेकिन जिस तरीके से मैंने कैटेगराइज किया है, ठीक है ना, अगर आप लेक्चर 1 से एंड तक सारे लेक्चर देखोगे ना, आपको एकदम दिमाग में चीज़ें फिट हो जाएंगी कि अच्छा ऐसा था ऐसा था, मतलब कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होगी। बहुत ही सिंपल वे में चीज़ें मैंने यहाँ पे आपके लिए रिप्रेजेंट की है। ठीक है, ओके। तो एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल देखो बेटा, एक मॉड दिखा, तो एक मॉड देखते ही हम उछलने कूदने नहीं लगेंगे कि अरे ये तो सिंपल हो गया, सिंपल हो गया, सिंपल हो गया। ठीक है, हम बाकी चीज़ भी देखेंगे। बाकी चीज़ क्या देखेंगे, देखते हैं। तो देखो एक मॉड है, अच्छी बात है। फिर हम देखेंगे क्या वेरिएबल सिर्फ मॉड के अंदर है या बाहर भी है। तो हमने पूरे इस इनइक्वलिटी को ध्यान से देख लिया, मुझे वेरिएबल
इस मॉड के बाहर कहीं नहीं दिखा, और अगर मुझे इस मॉड के बाहर कहीं वेरिएबल नहीं दिखा, अच्छा उससे पहले 3 एग्जांपल आपके सामने है, आपको वीडियो पॉज करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि कौन सा वाला एग्जांपल सिंपल कैटेगरी का है, कौन सा वाला एग्जांपल कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी का, ठीक है। ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ। तो एक ही मॉड है, वेरिएबल सारे मॉड के अंदर है, बाहर कोई वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कैसा हो गया बेटा, ये हो गया सिंपल। किस कैटेगरी में आ गया, सिंपल की कैटेगरी में आ गया, सही है। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ तो सीधा सीधा दिख रहा है 2 मॉड है, और एक से ज्यादा मॉड होते हैं तो बेटा वो कौन सी कैटेगरी आ जाती है, कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में आ गया, क्लियर है। यहाँ देखो मॉड तो एक ही है, लेकिन जो वेरिएबल जी है, जो वेरिएबल जी है वो मॉड के अंदर भी है और मॉड के बाहर भी है, तो ये कौन सा वाला केस हो गया बेटा, कॉम्प्लेक्स। कौन सा वाला केस हो गया बच्चों, कॉम्प्लेक्स। क्या ये बात समझ में आ रही है, क्या ये बात समझ में आ रही है, ठीक है, क्लियर है। आई होप क्लियर होगा सबको, ठीक, ओके। चलिए नेक्स्ट है हमारा पॉइंट। वैसे तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं ये, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर किसी भी स्टूडेंट को नहीं पता है तो उसको बताना ज़रूरी है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं उनको पता होगा ये सब, जो मैं अभी मतलब 1-2 स्लाइड में जो चीज़ें छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, बट अगर किसी को नहीं पता है तो उसके लिए ये मतलब ये पर्टिकुलर 1-2 स्लाइड्स जो है वो रहेंगे, ठीक है। तो देखो यार, ये आपने देखा होगा कि जैसे ये रियल नंबर लाइन है, ठीक है, लाइन तो मेरी कभी सही बनती नहीं है। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। यहाँ पे -1 होगा, यहाँ -2 होगा, यहाँ -3 होगा, तो ये नंबर इधर माइनस इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, ये नंबर इधर प्लस इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने बोला कि बता भाई 1 से 3 के बीच की डिस्टेंस बताइए, 1 से 3 के बीच की डिस्टेंस बताओ, तो बच्चे तुरंत बता देंगे 1 से 3 तक कितनी डिस्टेंस होगी बेटा, 1 से 2 1 यूनिट, 2 से 3 1 यूनिट, तो टोटल 2 यूनिट होगी, बता दिया। फिर मैंने बोला अच्छा 0 से लेकर 3 तक बताओ, तब भी बच्चे बता देंगे गिन के 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट, 3 यूनिट हो गया। मैंने बोला -2 से 2 तक बताओ, तो -2 से 2 तक भी गिन के बता दिया, -2 से -1 1 यूनिट, -1 से 0 1 यूनिट, 0 से 1 1 यूनिट, 1 से 2 1 यूनिट, टोटल कितनी यूनिट होगी, 4 यूनिट, आंसर 4 हो गया। तो इस तरीके से अगर मैं पूछ रहा हूँ तो बच्चे काउंट करके बता देंगे। लेकिन अगर ऐसे सोचो, अगर ऐसे सोचो कि मैंने निगेटिव में मतलब माइनस इन्फिनिटी की तरफ नंबर जा रहे हैं, मैंने निगेटिव में एक बहुत छोटा नंबर ले लिया, मैंने ले लिया माइनस का 1,20,55 इस तरीके से, माइनस का 1,20,55 एक नंबर ले लिया बहुत छोटा सा। अब मैंने इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ बहुत बड़ा नंबर ले लिया, ऐसे ले लिया 10 लाख समथिंग कुछ ले लिया। फिर मैंने बोला कि अब बताओ इसके और इसके बीच का डिस्टेंस बताओ, तो क्या ये पॉसिबल है, आप ऐसे काउंट कर करके बताओगे, काउंट करने बैठोगे तो आप समझ रहे हो, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये जो काउंट करने वाला सिस्टम है ना, अगर अगर कोई बच्चा ऐसे कर रहा है अभी तक तो वो आगे वर्क नहीं करेगा। या जो मैंने अभी एग्जांपल दिया कि बहुत छोटी वैल्यू ले ली, एक बहुत बड़ी वैल्यू ले ली, अब मैंने बोला इनके बीच की डिस्टेंस बताओ, तो बेटा अगर काउंट करने बैठोगे ना तो वो 11-12 सब हो जाएगा, वो काउंटिंग खत्म नहीं होगी, ठीक है। क्या बात समझ में आ रही है। तो फिर किस तरीके से हम दो नंबर के बीच की डिस्टेंस निकाल लें, जैसे मैंने आपसे बोला था ना 1 और 3 के बीच की डिस्टेंस बताओ, तो सही तरीका जो निकालने का होता है, आप क्या करो, दोनों नंबर का डिफरेंस ले लो 1 - 3, दोनों नंबर का डिफरेंस ले लो, 1 - 3 भी कर सकते हो, 3 - 1 भी कर सकते हो, बस आपको क्या करना है, मॉड लगा देना है, 1 - 3 ले लो या 3 - 1 ले लो, दो नंबर के बीच की डिस्टेंस पूछी जाए, उनका डिफरेंस लेके मॉड ले लो, 1 - 3 का डिफरेंस -2, 3 - 1 का डिफरेंस 2, क्योंकि मॉड लगाए तो ये भी 2 आ जाएगा, मॉड लगाए ये भी 2 आ जाएगा, तो ऐसे 2 आएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो जब भी आपको दो नंबर के बीच की, अगर दो नंबर, लेकिन वो दो नंबर रियल नंबर लाइन पे ही होने चाहिए, ठीक है। अगर कोई भी दो नंबर रियल नंबर लाइन पे हैं और आपसे बोला गया कि उन दोनों नंबर के बीच की डिस्टेंस बताओ, तो बहुत सिंपल है, उनका मॉडल, उनका डिफरेंस लो और उनके डिफरेंस का मॉडल लो, ठीक है। जैसे मान लो मैंने बोला -3 और 2 के बीच की डिस्टेंस बताओ, मैंने यहाँ बोला, मैंने बोला यहाँ से लेके और यहाँ तक की डिस्टेंस बताओ, -3 से 2 तक की डिस्टेंस। तो मैंने क्या बोला बेटा, -3 पहला नंबर लिखा,
और माइनस दूसरा नंबर, ठीक है, दोनों नंबर का डिफरेंस लिया, -3 में से -3 और -2 हो गया -5 का मॉड, मॉड पॉजिटिव कर देगा तो डिस्टेंस आ गई 5, आप काउंट करके देख लेना 5 ही आएगी। या फिर मान लो मैंने पहले 2 लिख दिया, फिर माइनस, फिर दूसरा नंबर कितना बच्चों -3, ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 + 3 5 हो गया, ये कितना आ गया 5। क्या बात समझ आ रही है? तो ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा छोटे नंबर में से बड़ा नंबर ही, सॉरी बड़े नंबर में से हमेशा छोटा नंबर सेपरेट करना है, ऐसा कोई रूल नहीं है। इसीलिए तो मॉड का यूज़ कर रहे हैं, चाहे छोटे में से बड़े को माइनस करो या बड़े में से छोटे को माइनस करो, वो जो मॉड है वो उसको पॉजिटिव कर देगा। तो सीधी सिंपल सी बात है, बहुत एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया है। जब भी दो नंबर अगर रियल नंबर लाइन पे हो और आपसे बोला जाए इनके बीच की डिस्टेंस बताओ, सिंपली उनका डिफरेंस निकाल के उनका मॉड ले लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे बोला है, अब अगर जो मैंने लिखा है उसके हिसाब से बात करते हैं। ये कोई नंबर ए है, ये कोई नंबर बी है, मैंने बोला ए और बी दो नंबर है रियल नंबर लाइन पे, इनके बीच की डिस्टेंस बताओ। ये डिस्टेंस बतानी है बच्चों, ये डिस्टेंस। तो हमने क्या किया, ए और बी का डिफरेंस लिया, ए माइनस बी, और मॉड लगा दिया, बस ये आंसर आ गया। आई होप क्लियर होगी बात सबको कि डिस्टेंस जो होती है दो नंबर के बीच की, वो हम लोग किस तरीके से निकालते हैं। क्लियर है? ओके, चलिए अब हम लोग आते हैं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया, मैंने मॉडुलस फंक्शन को या मॉडुलस सिस्टम को या एब्सोल्यूट सिस्टम को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तो हम वन बाय वन दोनों सिस्टम को सॉल्व करेंगे। तो पहला जो सिस्टम है मेरा वो है सिंपल सिस्टम, मेथड टू सॉल्व सिंपल सिस्टम। तो पहले मैंने देखो सबसे पहला जो एग्जांपल लिया है, मतलब टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हो सकता है, वो है mod x इज इक्वल टू ए। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप इसको समझो, इस बात को समझो। देखो मैं आपको बहुत डिटेल में एकदम आराम से समझाता हूँ। इन्होंने बोला है mod x इज इक्वल टू ए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, कैसे, क्या मैं इसको x ऐसे लिख सकता हूँ, x माइनस जीरो का मॉड इज इक्वल टू ए, लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो क्या ये बात समझ में आ रही है। x मॉड x इज इक्वल टू ए को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x माइनस जीरो का मॉड इज इक्वल टू ए। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि मुझे वो x की वैल्यू चाहिए। इस बात को समझो, अभी तो मैं आपको क्वेश्चन करने का तरीका बता दूंगा कैसे करते हैं, बट अगर आप कॉन्सेप्ट समझोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। जब अच्छे क्वेश्चन आएंगे, थोड़े टफ क्वेश्चन आएंगे, तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट ही काम आते हैं, ठीक है। तो mod x इज इक्वल टू ए को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x माइनस जीरो का मॉड इज इक्वल टू ए। इसका मतलब क्या है, अभी इसलिए मैंने ये चीज़ आपको प्रीवियस स्लाइड में बताई थी। इसका मतलब ये है कि मुझे वो x की वैल्यू बतानी है, मुझे वो x की वैल्यू बतानी है जिसकी जीरो से जो डिस्टेंस है वो a है। बात समझ में आ रही है, मुझे वो x की वैल्यू बतानी है जिसकी जीरो से डिस्टेंस क्या है बच्चों, a है। जैसे मान लो मैं बोलूँ कि 2 माइनस जीरो, 2 माइनस जीरो कितना आएगा बच्चा, 2 आएगा, 2 माइनस जीरो 2 हो गया, उसका मॉड 2 आ गया। और अगर मैं बोलूँ -2 माइनस जीरो, ये कितना आएगा, ये भी 2 आएगा। तो यानी कि 2 की जीरो से डिस्टेंस भी 2 है और -2 की भी जीरो से डिस्टेंस 2 है। तो अगर मैं बोलूँ x माइनस जीरो का मॉड अगर a है, तो मुझे x की वैल्यू बतानी है, मुझे वो x की वैल्यू बतानी है बच्चों जिसकी डिस्टेंस जीरो से a आनी चाहिए। तो वो x क्या हो सकता है, वो x जो है बच्चा दो वैल्यू ले सकता है यहाँ पे से, या तो a लेगा या -a लेगा। इस एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा, क्या बात समझ में आ रही है। ये देखो ये है जीरो, ठीक है। तो मुझे वो x की वैल्यू बतानी थी जिसकी ओरिजिन से डिस्टेंस, जीरो से डिस्टेंस a है। तो जीरो से a डिस्टेंस पे एक तो a नंबर आ जाएगा, और जीरो से a डिस्टेंस पे एक और नंबर इधर आ जाएगा -a। क्या ये बात समझ में आई, बोलो भाई, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है समझ में आया है कि नहीं आया, क्योंकि मैं एकदम बेसिक से आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं चाहता तो डायरेक्ट रिजल्ट भी बता सकता था, लेकिन आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। कि अगर मैंने mod x इज इक्वल टू ए लिखा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मैंने इसको ऐसे लिखा x माइनस जीरो का mod इज इक्वल टू ए। तो अब इसका मतलब ये है वो x की वैल्यू बताओ जिसकी जीरो से डिस्टेंस a है। तो भाई जीरो से a डिस्टेंस पे कौन होगा, a होगा, या फिर कौन होगा, -a होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो अगर मान लो इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूँ, मुझे तो x की वैल्यू बतानी है, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ बेटा, तो mod x इज इक्वल टू a का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस a। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये बात समझ में आई।
ठीक है। मुझे वो x की वैल्यू बतानी थी जिसकी डिस्टेंस 0 से क्या है बच्चों, a है। तो ऐसे दो ही पॉइंट मिलेंगे, एक a मिलेगा राइट हैंड साइड में और एक माइनस a मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में। तो मॉड x इज इक्वल टू a का सॉल्यूशन क्या हो गया, x इज इक्वल टू प्लस माइनस a। ये तो हो गया आपका एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट जो है वो ये हो गया कि किस तरीके से आया। अब सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। मॉड x इज इक्वल टू कुछ लिखा है, मॉड हटाओ राइट हैंड साइड में प्लस माइनस लगाओ। क्या बात समझ में आ रही है? जरूरी नहीं है यहाँ पे x हो, यहाँ पे x का कोई भी फंक्शन हो सकता है। मॉड के अंदर जरूरी नहीं है x हो, x के अलावा कोई भी x का फंक्शन हो सकता है। और अगर आपको इस मॉडुलस इक्वेशन को सॉल्व करना है, मॉड हटाओगे राइट हैंड साइड में प्लस माइनस लगाओगे, सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। आई होप मेरी बात क्लियर होगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने बोला था मॉड के अंदर जरूरी नहीं है x हो, x के अलावा कुछ भी हो सकता है x का फंक्शन। तो मैंने सॉल्व करने का तरीका क्या बताया, मैंने एक्सप्लेनेशन आपको प्रॉपर दिया है, ठीक है। डायरेक्ट मैंने ऐसा नहीं कि कुछ ट्रिक बता दी हो, मैंने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको दिया है। अब हम लोग सॉल्व डायरेक्ट करेंगे। कैसे करते हैं, मॉड के अंदर जो भी लिखा है वो लिखा, मॉड के अंदर जो भी लिखा है वो लिखा, मॉड हटाया राइट हैंड साइड में प्लस माइनस लगा दिया। तो अब एक बार प्लस ले लो, एक बार प्लस ले लो और दूसरी बार जो है वो माइनस ले लो, बस इनको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। सही है। तो ये 3 इधर जाएगा, 2 माइनस 3 माइनस 1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, -1/2। एक तो ये आंसर आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2। यहाँ देखो 3 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इधर जाके -5, 2 से डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -5/2। क्या ये बात समझ में आ रही है? दो आंसर आ गए, ठीक है। सॉल्व करने का तरीका समझ में आया। मॉड के अंदर कुछ भी लिखा हो, मॉड हटाओ राइट हैंड साइड में प्लस माइनस, एक बार प्लस साइन ले लो, एक बार माइनस साइन ले लो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ओके, इसको देखो, मॉड हटाया, मॉड हटाया राइट हैंड साइड में प्लस माइनस 1 लगाया, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक बार प्लस लिया और एक बार क्या लिया बच्चों, माइनस लिया। बोलो सही है। ये -4 इधर आएगा राइट हैंड साइड में, 1 में ऐड हो जाएगा 5। फिर ये -4 इधर आएगा राइट हैंड साइड में, तो -4 और -4 इधर आके +4 +4 -1 3। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ जाएंगी ±√5। सही है। यहाँ से x की दो वैल्यू आ गई बच्चों ±√5, तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ गई ±√3। ये क्या बात समझ में आ रही है, क्लियर है क्या सबको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, x² - 5x का मॉड इज इक्वल टू 6 है। मॉड हटाया बच्चों +-6, ठीक है, राइट हैंड साइड में प्लस माइनस लगा दिया। एक बार प्लस ले लो, x² - 5x इज इक्वल टू +6 और x² - 5x इज इक्वल टू -6। क्या ये बात समझ में आ रही है? 6 को लेफ्ट में लाओगे तो हो जाएगा x² - 5x -6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर x² - 5x -6 जो है वो राइट में आएगा तो +6 हो जाएगा। बोलो सही है। अच्छा, इसके क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक के फैक्टर कर लो, 6 1 जा 6, तो 6 को दो पार्ट में ब्रेक करना है जिनका डिफरेंस 5 आना चाहिए। तो 6 × 1 6, 6 - 1 5, तो फैक्टर हो जाएंगे बच्चा। आई होप आप फैक्टर कर लोगे। तो सॉरी 6 1 जा 6, 6 और 1 फैक्टर हो जाएंगे ना, तो x - 6 और x + 1 ये फैक्टर आ जाएंगे, करके देख लेना। यहाँ पे देखो 6 × 1 6, 6 को दो पार्ट में ब्रेक करना है जिनका सम जो है वो 5 आना चाहिए। तो 3 2 जा 6, 3 × 2 6 और 3 + 2 5, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे x - 3 और x - 2। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? तो यहाँ से देखो दो सॉल्यूशन आ गए, 6 और -1, यहाँ से दो सॉल्यूशन आ गए, ठीक है। और यहाँ से दो सॉल्यूशन आ गए 2 और 3, तो टोटल कितने सॉल्यूशन हो गए बच्चों? टोटल हो गए 4 सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस इक्वेशन के, इस मॉडुलस इक्वेशन के टोटल 4 सॉल्यूशन आ गए, 2 3 -1 और 6। क्लियर है? अब पहले टाइप का क्वेश्चन हो गया। पहले टाइप का क्वेश्चन क्या था बेटा, मॉड x इज इक्वल टू a टाइप, यानी मॉड के अंदर कोई x का फंक्शन होगा, मॉड के अंदर कोई x का फंक्शन होगा इज इक्वल टू a होगा। तो बस आपको मॉड हटाना होता है। मॉड कैसे हटाते हैं, मॉड हटाया राइट हैंड साइड में +- a लगा दिया, क्लियर है। और जो उसका एक्सप्लेनेशन है वो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिया था।
अब सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन देखो, मॉड एक्स लेस देन ए, यानी वो तो इक्वेशन थी, वो मॉडुलस इक्वेशन थी, मॉड एक्स इज इक्वल टू ए क्या था, एक मॉडुलस इक्वेशन थी। अभी मॉड एक्स लेस देन ए क्या है, ये मॉडुलस इनइक्वलिटी है। तो इसका देखो पहले मतलब समझते हैं, इसका मतलब पहले समझो। तो मॉड एक्स लेस देन ए को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या ऐसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस जीरो का मॉड लेस देन, क्या ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। इस मॉडुलस इक्वेशन का यही तो मतलब हुआ, इनइक्वलिटी का। मॉड एक्स लेस देन ए को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स माइनस जीरो का मॉड लेस देन ए, क्या ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसको जरा प्लॉट करो, इसको जरा प्लॉट करो बेटा, ये आपका हो गया जीरो, सही है, ये जीरो है। तो ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं ना इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करने का मतलब क्या है, इसको सॉल्व करने का मतलब ये है कि ये जनाब ये बोल रहे हैं कि वो एक्स की वैल्यू बता दो मुझे, मुझे वो एक्स की वैल्यू बता दो जिसकी जीरो से जो डिस्टेंस है, मुझे वो एक्स की वैल्यू बता दो जिसकी जीरो से जो डिस्टेंस है वो ए से कम होनी चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है। जैसे मान लो अगर मैं बोलूँ, ऐसे लिखा है कि x माइनस जीरो लेस देन टू, ऐसे लिखा है। तो इस इनइक्वलिटी का मतलब क्या है, इस इनइक्वलिटी का मतलब ये है कि मुझे वो x की वैल्यू चाहिए, मुझे वो x की वैल्यू चाहिए जिसकी जीरो से जो डिस्टेंस है ना वो टू से कम होनी चाहिए। बस बात समझना, ये मान लो ये जीरो है, ठीक है, ये टू है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि मुझे वो x की वैल्यू बताओ जिसकी जीरो से जो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड है ना वो टू से कम होना चाहिए। तो मैंने कहा कि टू से कम होना चाहिए, वो एक्स की वैल्यू बतानी है। तो मैंने कहा ये वन होगा, ठीक है, वन हो गया। तो अगर आप वन लेते हो, यहाँ एक्स की वैल्यू वन लेते हो, तो वन माइनस जीरो, वन माइनस जीरो का मॉड क्या आएगा बेटा, वन आएगा, और वन टू से छोटा है तो वन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। मैंने कहा ऐसा करो 1.5 लेके देखो, 1.5। अगर आप यहाँ 1.5 लिखो तो 1.5 की जीरो से डिस्टेंस 1.5 और उसका मैग्नीट्यूड 1.5, तो टू से तो छोटे ही है, तो 1.5 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। मैंने कहा ऐसा करो 0.5 लेके देखो, 0.5, ठीक है। तो जब 0.5 लिए तो 0.5 की जीरो से डिस्टेंस 0.5, उसका मैग्नीट्यूड लोगे 0.5, तो क्या 0.5 टू से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि टू से कोई भी छोटी वैल्यू लोगे, जीरो और टू के बीच में कोई भी वैल्यू लोगे, उसकी जो टू जीरो से डिस्टेंस होगी वो टू से कम ही आएगी। अच्छा, फिर मैंने कहा ऐसा नेगेटिव में लेके देखते हैं, मैंने लिया -1, मैंने यहाँ -1 रखा, तो -1 की जीरो से डिस्टेंस -1 और उसका मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगा। तो क्या वन टू से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, तो -1 भी ले सकते हैं। मैंने कहा ऐसा करो, मैंने कहा ऐसा करो माइनस का 1.5 लेके दिखाओ, माइनस का 1.5, तो -1.5 माइनस जीरो, -1.5, उसका मैग्नीट्यूड लोगे तो 1.5, क्या 1.5 टू से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, तो -1.5 भी ले सकते हो। तो हमने कहा कि -2 लेके दिखाओ, -2 लिया, -2 माइनस जीरो -2, -2 का मॉड 2, क्या टू से छोटा है, नहीं, तो -2 नहीं ले सकते। तो बात समझ में आ रही है आपको, आप टू से बड़ी वैल्यू नहीं ले सकते, रख के देख लो, आप 3 रखो। अगर आपने एक्स की वैल्यू 3 रखी, तो 3 माइनस जीरो, जीरो, 3 माइनस जीरो 3, और 3 का मैग्नीट्यूड 3, क्या 3 टू से छोटा है, नहीं है। तो आप टू से बड़ी वैल्यू नहीं ले सकते हो, और -2 से छोटी वैल्यू नहीं ले सकते हो। तो इसका मतलब आप कौन कौन सी वैल्यू ले सकते हो, आप -2 से 2 के बीच की सारी वैल्यूज ले सकते हो। क्या ये बात समझ में आई कि x माइनस जीरो का मॉड लेस देन 2, ये एक इनइक्वलिटी लिखी है, हमें इसका सॉल्यूशन बताना है, यानी हमें x की वैल्यू बतानी है, यानी मुझे वो x की वैल्यू बतानी है जिसकी जीरो से जो डिस्टेंसेस का मैग्नीट्यूड है वो 2 से कम होना चाहिए। तो वो हमने यहाँ पे 2-4 वैल्यू रख के देखा, वहां से मुझे क्लियरली समझ में आ गया कि भाई आप x की वैल्यू 2 से बड़ी नहीं ले सकते, आप x की वैल्यू -2 से छोटी नहीं ले सकते। तो कहाँ तक ले सकते हो, तो -2 से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू लोगे, उसकी जो जीरो से डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड आएगा वो हमेशा 2 से कम आएगा। तो फिर -2 से 2 आंसर हो गया। क्या ये बात समझ में आ रही है। अब इस पे आ जाओ, तो अगर मॉड एक्स लेस देन ए को सॉल्व करना है, यानी कि x माइनस जीरो का जो मॉड है वो a से छोटा होना चाहिए, यानी जो x की डिस्टेंस है जीरो से, उसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू a से कम होनी चाहिए। यानी मुझे वो सारे x की वैल्यू बतानी है जिसकी जीरो से जो डिस्टेंसेज हैं उनका मैग्नीट्यूड a से कम होना चाहिए। तो वो कहाँ से कहाँ हो जाएगा, इस एग्जाम्पल के थ्रू जो हमने चीज़ें समझी हैं, जब मॉड एक्स लेस देन 2 था तो हम x की वैल्यू कहाँ से कहाँ ले सकते थे, -2 से 2 तक।
अब मॉड एक्स लेस देन ए है तो हम एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ ले सकते हैं, माइनस ए से लेके ए तक। क्या बात समझ में आ रही है? तो माइनस ए से ए तक आप वैल्यू ले सकते हो, माइनस ए से ए तक, माइनस ए से ए तक आप वैल्यू ले सकते हो। माइनस ए और ए नहीं ले सकते तो आप इसको इस तरीके से डिनोट करोगे, माइनस ए से ए। क्या ये बात समझ में आ रही है? बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो अब ये तो हो गया इसका एक्सप्लेनेशन। आंसर आपके सामने लिखा हुआ है माइनस ए से ए। अगर मॉड एक्स की वैल्यू लेस देन ए है तो एक्स कहाँ से कहाँ होता है, माइनस ए से ए के बीच में। अगर मॉड एक्स लेस देन ए है तो एक्स कहाँ से होगा बेटा, माइनस ए से ए के बीच में। अब इसको लिखने का तरीका, लिखने का तरीका क्या है बच्चों, अगर मॉड एक्स लेस देन ए है और आपको मॉड को हटाना तो मैं ऐसे करता हूँ, देखो एक बार तो जैसा लिखा बेटा वैसे ही लिख दो, एक बार तो जैसा लिखा है वैसे ही लिख दो, मॉड हटा के। जैसी इनइक्वलिटी दी है ना वैसी सेम लिख दो, मॉड हटा दो। उसके बाद लेस देन का मतलब होता है एंड, लेस देन का मतलब क्या होता है बच्चा, एंड। उसके बाद इनइक्वलिटी चेंज, साइन चेंज। बस ये सॉल्यूशन हो गया, ये मेरे लिखने का तरीका है। जो ऊपर बताया वो एक्सप्लेनेशन था, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व कैसे करेंगे, मॉड एक्स लेस देन ए है और जरूरी नहीं है मॉड के अंदर एक्स हो, कोई भी एक्स का फंक्शन हो सकता है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एक बार जैसी इनइक्वलिटी लिखी है वैसी लिख दी, मॉड हटा के लेस देन का साइन होगा तो एंड आ जाएगा, और उसके बाद इनइक्वलिटी चेंज, साइन चेंज। अब जरा इसको आप रियल नंबर लाइन पे प्लॉट करके देख लो, कौन कौन से नंबर है, दो नंबर है, माइनस ए और ए। अब ये जो पहले जनाब बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं एक्स की वैल्यू ए से छोटी होनी चाहिए, तो हमने कहा ये ले लो भाई एक्स की वैल्यू ए से छोटी, सही है। दूसरे जनाब बोल रहे हैं एक्स की वैल्यू माइनस ए से बड़ी होनी चाहिए, तो हमने कहा ये ले लो माइनस ए से बड़ी ले लो तुम भी, ठीक है। अब बीच में लगा है एंड, एंड का मतलब क्या होता है बेटा, इंटरसेक्शन। एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पार्ट। अब ये दोनों सॉल्यूशन का, ये दोनों लाइनों का कॉमन पार्ट क्या है बच्चा, वो है माइनस ए से ए के बीच। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा माइनस ए से ए। क्या ये बात समझ में आ रही है, क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों, क्या ये बात समझ में आ रही है? इस सर्कल जो है वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं इस सर्कल को हटा दूंगा, ठीक है। इस सर्कल मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बॉक्स अच्छा लगता है। क्या ये बात समझ में आ रही है, बोलो। ये एक्सप्लेनेशन था, सीधा सीधा आंसर समझ में आ गया था कि अगर मॉड एक्स लेस देन ए है तो एक्स कहाँ से कहाँ होना चाहिए, माइनस ए से ए तक। और फिर मैंने आपको लिखने का तरीका बताया कैसे लिखते हैं, जैसा लिखा है वैसे ही लिख दो, मॉड हटाओ, जैसा लिखा है वैसा लिख दो, लेस देन है एंड लगा दो, लेस देन है एंड लगा दो, फिर इनइक्वलिटी चेंज, साइन चेंज, इन दोनों को प्लॉट कर लिया, ये देखो आंसर आ गया। आई होप क्लियर होगी और आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ओके। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। मॉड एक्स लेस देन 5 है, तो मैंने कैसे बोला था, पहली बात तो इसका आंसर देखो, इसका आंसर मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ। मॉड एक्स लेस देन 5 है तो एक्स कहाँ से कहाँ होना चाहिए बेटा, एक्स होना चाहिए -5 से 5 तक। एक्स कहाँ होना चाहिए, -5 से, तो ये इसका आंसर होगा। बट अगर मान लो थोड़ा सा और, जैसे मैंने अभी बताया कैसे लिखते हैं, तो जैसा लिखा है वैसे ही लिख दो, जैसा लिखा है वैसे ही लिख दिया, मॉड हटा के, लेस देन है एंड आ जाएगा, एंड आ गया, और इनइक्वलिटी चेंज, साइन चेंज, सही है। अब इनको प्लॉट कर लो, पहले -5 आएगा फिर 5 आएगा। पहला सॉल्यूशन बोल रहा है 5 से छोटा होना चाहिए, 5 से छोटा, ये आ गया। दूसरा सॉल्यूशन बोल रहा है -5 से बड़ा होना चाहिए, ये आ गया। अब बीच में एंड लगा, एंड का मतलब होता है कॉमन, तो दोनों का कॉमन पार्ट क्या हो गया, -5 से 5, -5 से 5। क्या ये बात समझ में आ रही है, क्या ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है बच्चों, सिंपल है। चलिए समझ में आना चाहिए कॉन्सेप्ट, ओके। इसको देखो मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, देखो जैसा लिखा है वैसा लिख दो, जैसा लिखा है वैसा तुम लिख दो, मोड हटा के। और लेस देन का मतलब क्या होता है, एंड होता है, एंड आ गया, सही है। उसके बाद इनइक्वलिटी चेंज कर दो और साइन चेंज कर दो। क्या बात समझ में आ रही है, जैसा लिखा था वैसा लिख दिया, लेस देन का मतलब एंड आ गया, इनइक्वलिटी चेंज, साइन चेंज। 3 उधर जाएगा बच्चों, 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1, सही है। 3 उधर जाएगा, 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5, सही है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई लेस देन -1/2, यहाँ से x की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन -5/2। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है। दोनों को प्लॉट कर लो, कौन छोटा कौन बड़ा, ये है -5/2, -2.5, ये है माइनस का 0.5, -5/2 बेटा छोटा होगा, -1/2 से बड़ा होगा,
पहला सॉल्यूशन बोल रहा है कि -1/2 से वैल्यू छोटी होनी चाहिए। दूसरा सॉल्यूशन बोल रहा है x की वैल्यू -5/2 से बड़ी होनी चाहिए। और बीच में एंड लगा है, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, कॉमन पार्ट। कॉमन पार्ट कहाँ से कहाँ है बेटा? -5/2 से -1/2, -5/2 से -1/2। आई होप क्लियर होगी सबको बातें, ठीक है। तो ये जो मैंने लिखने का तरीका बताया, कभी गलती हो ही नहीं सकती है, ठीक है। मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया है, फिर आपको सॉल्व करने का तरीका भी बताया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट ये भी देख लो। एक बार तो जैसे लिखा है, एक बार तो जैसे लिखा है वैसे ही लिख दो, तो वैसे ही लिख दिया। उसके बाद लेस देन है, एंड आएगा। उसके बाद इनइक्वलिटी चेंज, इनइक्वलिटी चेंज, साइन चेंज, सही है। बस इनको सॉल्व कर लो। 8 उधर जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा? 2 - 8, माइनस का 6, माइनस का 6, ठीक है। 8 उधर जाएगा तो -2 - 8, माइनस का 10, ठीक है। 3 से 6 कैंसिल, आ गया x लेस एंड इक्वल टू -2। 3 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा x ग्रेटर एंड इक्वल टू माइनस का 10/3। क्या बात समझ में आ रही है? दोनों को प्लॉट कर लो, दोनों को प्लॉट कर लो। -10/3 जो है वो छोटा होगा, क्योंकि 3 पॉइंट समथिंग आएगा। -2 उससे बड़ा होगा। पहला सॉल्यूशन बोल रहा है बेटा, पहला सॉल्यूशन बोल रहा है कि x की वैल्यू -2 से छोटी होनी चाहिए। x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? -2 से छोटी होनी चाहिए। दूसरा सॉल्यूशन बोल रहा है x की वैल्यू -10/3 से बड़ी होनी चाहिए। फील्ड सर्कल इसलिए आए क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है। फील्ड सर्कल क्यों आए? क्योंकि इक्वल टू का साइन लगा है दोनों में। अब एंड का मतलब होता है दोनों का कॉमन पार्ट, एंड का मतलब होता है दोनों का कॉमन पार्ट। और कॉमन पार्ट क्या है बच्चों? कॉमन पार्ट है -10/3 से, -10/3 से -2, ये। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगेन जैसा लिखा है वैसा लिख दो, जैसा लिखा है वैसा लिख दो। लेस देन का मतलब एंड आ जाएगा। उसके बाद उसके बाद इनइक्वलिटी चेंज, साइन चेंज, सही है। ओके, अब देखो 2 को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो हो गया x² - 11 लेस एंड इक्वल टू 0, ठीक है। ये -2 को आप लाओगे लेफ्ट हैंड साइड में तो प्लस हो जाएगा, -9 + 2 -7 ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर लो, x² - 11 के फैक्टर क्या होंगे बेटा? x - √11, x + √11 लेस एंड इक्वल टू 0। एंड इसके फैक्टर कर लो x² - 7 के, x - √7 और x + √7, ठीक है। और ये आ गया आपका ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। क्या बात समझ में आ रही है? अब जरा देखो भैया, पहली इनइक्वलिटी में पॉइंट ऑफ इन्वर्जन क्या क्या है? पहले वाले फैक्टर से √11, दूसरे वाले फैक्टर से -√11, ठीक है। तो फैक्टर इसके पॉइंट ऑफ इन्वर्जन क्या क्या आ गए बच्चा? माइनस का √11 प्लस का √11, ठीक है। प्लॉट करो, प्लॉट करो। -√11 पहले आएगा और +√11 बाद में आएगा। प्लस माइनस प्लस, इनइक्वलिटी का साइन क्या है? लेस देन। लेस देन वाला था नेगेटिव, तो ये हो गया -√11 से +√11, ठीक है। अब आते हैं इस पे। इसके पॉइंट ऑफ इन्वर्जन क्या है बच्चों? इसके पॉइंट ऑफ इन्वर्जन है √7 है और -√7। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, प्लॉट कर लो। तो -√7 पहले आएगा, √7 बाद में आएगा, ठीक है। प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन का मतलब था पॉजिटिव, ये हो गया ग्रेटर देन का मतलब है पॉजिटिव, सही है। ये आ गया सॉल्यूशन। अब इन दोनों के बीच में लगा है एंड, इन दोनों के बीच में लगा है एंड, तो इन दोनों सॉल्यूशन का, इन दोनों सॉल्यूशन का क्या लेंगे बेटा? इन दोनों सॉल्यूशन का लेंगे इंटरसेक्शन। तो सबको एक साथ प्लॉट कर लो, सबको एक साथ प्लॉट कर लो। तो सबसे छोटा कौन? सबसे छोटा माइनस का √11, उससे बड़ा माइनस का √7, उससे बड़ा प्लस का √7 और उससे बड़ा प्लस का √11। क्या ये बात समझ में आ रही है? सबको एक साथ प्लॉट किया। तो पहला सॉल्यूशन जो है वो मेरा है -√11 से +√11 तक, और दूसरा सॉल्यूशन जो है वह है -∞ से -√7 और √7 से लेके +∞ तक। तो अब इन दोनों सॉल्यूशन में कॉमन लेना है, तो कॉमन क्लियरली आपको दिख रहा होगा, कॉमन सब बच्चों को दिख रहा होगा। -√11 से
-√11 से -√7 यूनियन √7 से √11। क्या बात समझ आ रही है? सो दिस विल बी द फाइनल आंसर, दिस विल बी द फाइनल आंसर। क्लियर है बच्चों? पहले हमने कैसे ओपन करते हैं, एक बार जैसा लिखा वैसे लिख दिया, मॉड हटा के, लेस देन है, एंड आ गया, इनइक्वलिटी चेंज, साइन चेंज। अब ये दो अलग अलग इनइक्वलिटी बन गई जिनके बीच में एंड लगा है, दोनों को अलग अलग सॉल्व किया, दोनों के सॉल्यूशन आ गए और लास्ट में दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया तो फाइनल सॉल्यूशन आ गया। क्लियर है? आई होप यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, डन। ओके, नेक्स्ट। अब थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन, हमने mod x इज इक्वल टू ए पढ़ लिया, mod x लेस देन ए पढ़ लिया, अब है mod x ग्रेटर देन ए। जरा इनके बारे में देख लो। इसको ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस 0 का mod ग्रेटर देन ए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बच्चों कि x की वो वैल्यू बतानी है जिसकी जो 0 से डिस्टेंस है वो a से ज़्यादा होनी चाहिए। तो एक एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ मैं। x माइनस 0 का मॉड लिया मैंने ग्रेटर देन 2, तो मतलब मुझे वो x की वैल्यू चाहिए, मुझे वो x की वैल्यू चाहिए जिसकी 0 से डिस्टेंस 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। ये देखो, ये रही रियल नंबर लाइन, ये है 0, ये है 2, सही है। तो मुझे वो x की वैल्यू चाहिए जिसकी 0 से डिस्टेंस 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो वो नंबर कहाँ मिलेगा? 2 के आगे ही तो मिलेगा। 2 के आगे जब कोई नंबर लोगे, सपोज मैंने 3 लिया, 3 की 0 से डिस्टेंस 3 एंड 3 का मॉड 3 इज ग्रेटर देन 2। अगर मैंने 4 लिया तो 4 माइनस 0 4, 4 का मॉड 4, 4 ग्रेटर देन 2 विच इज ट्रू। तो अगर आप x की वैल्यू 2 से आगे आगे लोगे तो उसकी 0 से जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा 2 से ज़्यादा होगी। सिमिलरली अगर आप x की वैल्यू -2 से छोटी लोगे, -2 से छोटा कोई भी नंबर ले लो, -3 ले लो, तो -3 -0 -3 का मैग्नीट्यूड 3 एंड 3 इज ग्रेटर देन 2। क्या बात समझ में आ रही है? तो 2 के आगे आगे कोई भी नंबर ले सकते हो, उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस 0 से डिस्टेंस 2 से ज़्यादा होगी, और -2 के पीछे पीछे ले सकते हो, -2 के पीछे पीछे ले सकते हो। यही आंसर हो गया। क्या ये बात समझ में आ रही है? मुझे x की वो वैल्यू चाहिए थी, इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन पूछा था, मुझे वो x की वैल्यू चाहिए थी जिसकी 0 से डिस्टेंस 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो 2 के आगे नंबर लोगे तभी तो 0 से डिस्टेंस 2 से ज़्यादा होगी, या -2 से पीछे जाओगे, -2 से छोटा नंबर लोगे तब डिस्टेंस जो होगी 0 से वो 2 से ज़्यादा होगी। तो सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि अगर x की वैल्यू मुझे, सॉरी x की डिस्टेंस बतानी है मुझे 0 से जो a से ज़्यादा होनी चाहिए, तो कैसे लोगे? तो अब आई थिंक आप समझ गए होंगे, अब आप समझ गए होंगे। ये रहा 0, तो और ये मान लो a है, और ये मान लो आपका -a है। ठीक है, मुझे वो x की वैल्यू चाहिए, मुझको वो x की वैल्यू चाहिए जिसकी 0 से डिस्टेंस जो है वो a से ज़्यादा होनी चाहिए। तो भैया a के आगे आगे लोगे, a के आगे आगे, a के आगे आगे। क्या बात समझ में आ रही? या फिर -a के पीछे पीछे, -a के पीछे पीछे, -a के पीछे पीछे। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं इसका सॉल्यूशन लिखूं तो क्या हो जाएगा बेटा? -∞ से -a तक और a से लेके इन्फिनिटी तक। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये सॉल्यूशन हो गया इस इनइक्वालिटी का जो आपके सामने लिखी हुई है। ये सामने मैंने सॉल्यूशन बना दिया है, -∞ से -a और a से इन्फिनिटी तक। क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे? लिखने का तरीका देखो। mod x ग्रेटर देन ए है, तो अगेन जैसे मैंने लेस देन ए के लिए बताया था, जैसा लिखा है वैसे ही लिख दो, मॉड हटा के जैसा लिखा वैसा लिख दो। ग्रेटर देन का मतलब होता है और लगा दिया, उसके बाद इनइक्वलिटी चेंज, साइन चेंज। क्या बात समझ में आ रही है? प्लॉट कर लो, प्लॉट कर लो। -a पहले लिख दिया, a बाद में लिख दिया। पहला सॉल्यूशन बोल रहा है a से आगे आगे, दूसरा सॉल्यूशन बोल रहा है -a से पीछे पीछे। अब देख लो, ये सॉल्यूशन जो मैंने अभी लिखा है और ये जो यहाँ समझाया था दोनों सेम सेम है। ठीक है, तो अगर मैं इस आंसर को लिखूँ कैसे लिखूंगा बच्चों? x बिलोंग्स टू -∞ से -a यूनियन a से इन्फिनिटी। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, नीट एंड सिंपल। ठीक है, इससे ज़्यादा सिंपल और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? ग्रेटर देन है, जैसा लिखा वैसे लिख दो, मॉड हटा के। ग्रेटर देन का मतलब और होता है, इनइक्वलिटी चेंज, साइन चेंज, बस ये आ गया। सही है, और वैसे मैंने कॉन्सेप्चुअल आपको लॉजिकल बता ही दिया कि किस तरीके से आया है।
चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यार, तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसा लिखा है वैसे ही लिख दिया, मॉड हटा के, ग्रेटर देन है और आएगा, ठीक है। और उसके बाद इनइक्वलिटी चेंज, साइन चेंज, सही है। प्लॉट कर लो, प्लॉट कर लो। तो ये हो गया -5 और ये हो गया आपका 5, ठीक है। और सॉरी, सॉल्यूशन तो हमें पहले से ही पता है, बस प्लॉट करना है हमको, ठीक है। तो देखो ये बोल रहे हैं एक्स की वैल्यू 5 से बड़ी होनी चाहिए, तो 5 से बड़ी ये होगी, 5 से बड़ी ये वैल्यू होगी। और ये बोल रहे हैं एक्स की वैल्यू -5 से छोटी होनी चाहिए, -5 से छोटी ये होगी। और बीच में और लगा है, और का मतलब होता है यूनियन, यूनियन का मतलब होता है ये भी ले लो वो भी ले लो सब ले लो, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया -∞ से -5, -∞ से -5 यूनियन 5 से इन्फिनिटी, ये आंसर आ गया। आई होप क्लियर होगी, ठीक है। क्लियर होगी बातें, सिंपल है, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन जैसा लिखा है, जैसा लिखा है बेटा वैसे ही लिख दो, मॉड हटा के, ग्रेटर देन है और आ जाएगा, उसके बाद इनइक्वलिटी चेंज और साइन चेंज। क्या बात समझ में आ रही है। 3 इधर जाएगा, 2 में से माइनस होगा, 2 में से माइनस होगा, -1 बचेगा। 3 इधर जाके माइनस होगा -2 में से, तो -5 हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर दो, x ग्रेटर देन -1/2, और 2 से डिवाइड कर दो x लेस देन -5/2। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है। दोनों को प्लॉट कर लो, दोनों को प्लॉट कर लो। तो -5/2 जो है बेटा वो छोटा है, और -1/2 जो है वो उससे तो बड़ा है, ठीक है। पहला सॉल्यूशन बोल रहा है -1/2 से आगे आगे, दूसरा सॉल्यूशन बोल रहा है बेटा -5/2 से छोटा होना चाहिए, उसके पीछे पीछे। बीच में और लगा है, यानी कि इसको भी लेना है इसको भी लेना है, तो दोनों को ऐड करके लिख दो। x बिलोंग्स टू -∞ से -5/2 यूनियन -1/2 से इन्फिनिटी। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, इजी है। ओके एक और क्वेश्चन देख लो भाई। जैसा लिखा है वैसा लिख दो, मॉड हटा के, ग्रेटर देन है और आएगा, उसके बाद इनइक्वलिटी चेंज, साइन चेंज, सही है। 2 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो हो गया x² -10 ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। फिर ये -2 इधर आएगा, तो इधर आके -2 प्लस हो जाएगा, -8 + 2 -6 लेस एंड इक्वल टू 0, सही है। x² -10 के फैक्टर कर लो, तो x -√10 और x +√10। क्या बात समझ में आ रही है, ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करो, x² -6 के, x -√6 x +√6 और लेस एंड इक्वल टू 0। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है। यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इन्वर्जन आए बेटा वो आ गए आपके पहले वाले ब्रैकेट से √10 और दूसरे वाले ब्रैकेट से -√10, सही है। इनको प्लॉट कर लो, तो -√10 पहले आएगा और +√10 बाद में आएगा। और इनइक्वलिटी में है ग्रेटर देन, ग्रेटर देन का मतलब यहाँ से प्लस माइनस प्लस ये लगाया। अब ग्रेटर देन का मतलब होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटरवल ले लो, -√10 से पहले पहले और √10 से आगे आगे। यहाँ देखो, यहाँ पॉइंट ऑफ इन्वर्जन क्या है बेटा, यहाँ पॉइंट ऑफ इन्वर्जन आए हैं √6 और -√6, ठीक है। प्लॉट कर लो इनको, तो ये पहला -√6, ये आपका √6, ठीक है। प्लस माइनस प्लस, इनइक्वलिटी में देखो लेस देन का साइन है यानी निगेटिव, तो -√6 से √6, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो दो इनइक्वलिटी अलग अलग बनी, दोनों को सॉल्व कर लिया, दोनों के सॉल्यूशन आ गए। फाइनली क्या करना होता है, दोनों के बीच में अभी और लगा है, और का मतलब होता है दोनों का यूनियन लेना है, दोनों सॉल्यूशन का यूनियन लेना है। तो सबको एक साथ प्लॉट कर लो। तो सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा है -√10, उससे छोटा -√6, उससे बड़ा √6, उससे बड़ा √10। क्या ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब पहला सॉल्यूशन बोल रहा है -∞ से -√10 तक और √10 से इन्फिनिटी, ये पहला सॉल्यूशन है। और दूसरा सॉल्यूशन है -√6 से +√6 तक, सही है। और दोनों सॉल्यूशन का क्या लेना है बच्चों, दोनों सॉल्यूशन का लेना है मुझे यूनियन। तो यूनियन में तो सबको ऐड करके लिख देते हैं। तो फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा -∞ से माइनस का √10 यूनियन -√6 से √6 यूनियन √10 से इन्फिनिटी।
सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। क्लियर है? देखो यार लाइन ऑफ थिंकिंग एकदम सेम है, कुछ भी नया नहीं है। हाँ ऐसा हो सकता है भाई किसी क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जो चीज़ बताई है वही अप्लाई होगी, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होगा। स्टार्टिंग से मैं बोलता आ रहा हूँ कि मैं इस तरीके से मैंने लेक्चर डिज़ाइन किए है ना कि अगर आप स्टार्टिंग से देखोगे आप सारी चीज़ें कनेक्ट कर पाओगे, आपको कहीं भी ऐसा कुछ लगेगा ही नहीं कि यार पता नहीं कुछ नया बता दिया या कुछ कुछ अलग सा चलने लगा या ये चीज़ें टफ लगने लगी, ऐसा होगा नहीं अगर आप स्टार्टिंग से देखोगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या था? सिंपल इनइक्वालिटी थी, ग्रेटर देन था, तो जैसा लिखा वैसा लिख दिया मॉड हटा के। ग्रेटर देन का मतलब और होता है, और आ गया, और इनइक्वालिटी चेंज साइन चेंज, दो इनइक्वालिटी बनी, दोनों को सॉल्व कर लिया, दोनों के बीच में और लगा हुआ है, और का मतलब होता है दोनों का यूनियन लेना था, तो दोनों सॉल्यूशन को एक साथ प्लॉट किया और यूनियन ले लिया, आंसर आ गया। क्लियर है? ओके, इसको देख लो। तो ये बोल रहे हैं मॉड एक्स ग्रेटर देन -2, तो चाहो तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बता ही रखा है कि एक बार जैसा लिखा है वैसा वो मॉड हटा के लिख दो, ग्रेटर देन का मतलब और आ जाएगा, फिर इनइक्वालिटी चेंज साइन चेंज। बट यहाँ पे एक्चुअल में बट यहाँ पे एक्चुअल में आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। क्यों नहीं है? देखो यार मैंने बोला था कि जो मॉड एक्स होता है यानी जो मॉडुलस फंक्शन होता है वो हमेशा कैसा होता है? हमें पता है मॉड एक्स जो होता है वो हमेशा ग्रेटर एंड इक्वल टू जीरो होता है, हमेशा जीरो से बड़ा होता है, ये बात हमें पता है। मॉड एक्स ग्रेटर एंड इक्वल टू जीरो होता है, ये मैंने स्टार्टिंग में आपको लिखवाया था। तो अब ये तो ये बोल रहे हैं कि वो एक्स की वैल्यू बताओ जिसके लिए मॉड एक्स की वैल्यू -2 से बड़ी होनी चाहिए। तो यार हम बोल रहे हैं कि मॉड एक्स की वैल्यू तो जीरो से बड़ी होती है, तो -2 से तो बड़ी होगी होगी। क्या बात समझ में आ रही है? मैं बोल रहा हूँ कि मॉड एक्स की वैल्यू तो जीरो से हमेशा बड़ी होती है, और तुम बोल रहे हो कि मॉड एक्स की वैल्यू -2 से बड़ी होनी चाहिए, एक्स की वैल्यू बता दो। तो मैंने कहा ऐसा है, एक्स की कोई भी रियल वैल्यू ले लो, एक्स की कोई भी रियल वैल्यू ले लो, ठीक है, दिस इज ऑलवेज ट्रू। सही है, सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो आप क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व कर लोगे, ठीक है, मतलब प्रॉपर वे में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डन। ओके, सो डेट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको मॉडुलस फंक्शन समझ में आया होगा कि क्या होता है। मॉडुलस फंक्शन को मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, दो टाइप के क्वेश्चंस में डिवाइड किया है, एक तो आपका सिंपल मॉडुलस सिस्टम और दूसरा कॉम्प्लेक्स मॉडुलस सिस्टम। और आज हमने सिंपल मॉडुलस सिस्टम को कंप्लीट कर लिया है। तीन टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, एक तो मॉड एक्स इज इक्वल टू ए टाइप, यानी ये तो मॉडुलस इनइक्वलिटी हो गई, सॉरी मॉडुलस इक्वेशन हो गई, और दूसरा क्वेश्चन बनेगा मॉड एक्स लेस देन ए टाइप, और तीसरा क्वेश्चन बनेगा मॉड एक्स ग्रेटर देन ए टाइप। तीनों का फॉर्मेट समझाया भी है, मतलब लॉजिकली एक्सप्लेन किया है, और किस तरीके से क्वेश्चन करते हैं वो भी बताया है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स मॉडुलस सिस्टम। ओके, ओके, बाय बाय, टेक केयर।